हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 43, 43A एंड 43B को। लेक्चर के स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। आप यहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्टिकल 43 को। आर्टिकल 43 को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, आर्टिकल 43 जो है वो सोशलिस्टिक कैटेगरी में आता है। तीन कैटेगरीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। तो उसमें से ये आता है सोशलिस्टिक कैटेगरी में। तो आर्टिकल 43 का सब्जेक्ट मैटर क्या कहता है? लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, यानी या तो कानून बनाकर या फिर किसी तरीके की आर्थिक संस्था बनाकर क्या प्रमोट करना है स्टेट को, टू ऑल वर्कर्स। किस किस तरह के वर्कर्स, चाहे एग्रीकल्चरल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, या और किसी तरह के कामों में वो इन्वॉल्व हैं, उनको एक मिनिमम लिविंग वेज, जिसके रिस्पेक्ट में मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया। ठीक है, इसी संदर्भ में, इस आर्टिकल के संदर्भ में ही मिनिमम वेजेस एक्ट जैसी चीज़ें इनेक्ट करी गई। टू वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मतलब वो ऐसा काम करें जिनसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रह सके। फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, हर तरह की उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हर तरह की चीज़ों को वो एंजॉय कर सकें, चाहे वो कल्चरल हों, सोसाइटियल हों, कैसी भी हों। हर तरह के मौक़ों को वो पूरे तरीके से एंजॉय कर सकें। कुल मिलाकर ये है कि सोशल इक्वालिटी और सोशल हार्मनी ऐसी चीज़ों को आपने प्रमोट करना है, इसीलिए ये आर्टिकल आता है सोशलिस्टिक कैटेगरी में। दूसरा, एंड इन पर्टिकुलर द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर ये टर्म समझनी बहुत ज़रूरी है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं जी? जो बेसिकली अपने घरों में लोग चलाते हैं, जो घरेलू होती हैं, उसमें वो संसाधन भी अपने ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए औरतें हैं, अपने घरों में पापड़ बनाकर या अचार बनाकर वो बाजार में बेचते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया। या फिर किसी ने एक छोटी सी मशीन अपने घर में लगा ली और उससे वो कोई छोटे छोटे, ऐसे मान लीजिए कोई किसी भी तरीके के टूल्स बनाते हैं, बहुत छोटे तरीके के टूल्स बनाते हैं, जिसके लिए बहुत बड़े मशीनरी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री कैटेगरी में आती हैं, और इनको प्रमोट करना चाहिए सरकार को, कानून बनाकर या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर। दूसरा, वो इंडिविजुअल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती हैं और कॉपरेटिव लेवल पर भी हो सकती हैं। मतलब कुछ लोग आपस में 10-12 लोग मिलकर भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने अपनी विसिनिटी में या अपने एरिया में। अपने सभी वो 10-12 लोग अपनी भलाई के लिए मिलकर, सपोज कीजिए उन्होंने अपने घर का, किसी ने अपने घर में एक कमरा अलग से उसके लिए खाली कर लिया, उसमें उन्होंने एक दो छोटी सी मशीनें लगाई और उससे उन्होंने टूल्स बना के छोटे लेवल पर वहीं की लोकल मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो अगर इस तरीके के बिजनेस या इस तरीके के इनिशिएटिव कोई ले रहा है या इस तरीके के काम कोई कर रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए और उसके प्रॉपर वेलफेयर के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। तो आर्टिकल 43 कहता है इस बारे में। दूसरा, आर्टिकल 43 से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो पहले भी मैं आप लोगों को ऑल्दो बता चुका हूँ, एक बार यहाँ पर फिर रिपीट कर देता हूँ। हिंदुस्तान मशीन टूल्स वर्सेस एम रंगा रेड्डी। कौन कौन सा है जी? हिंदुस्तान मशीन टूल्स वर्सेस एम रंगा रेड्डी। ईयर 2000 का डिसीजन है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, कैजुअल लेबर से रिलेटेड ये था, कि अगर कैजुअल लेबर जो सिमिलर सर्विसेज दे रहे हैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, मतलब अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई कैजुअल लेबर है और वो किसी रेगुलर लेबर के बराबर ही काम कर रही है पिछले 10 सालों से, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोविजंस लाए जाने चाहिए, उसको रेगुलर करने के लिए प्रोविजंस बनाने चाहिए, बशर्ते वो 10 साल उसे हो गए हों, ओवर अ डिकेड। अगर वो 10 सालों से एक रेगुलर एम्प्लॉय के जितना ही काम कर रही है, तो उसको आपको रेगुलराइज करना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A। तो आर्टिकल 43A को जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था जी? 1976 में, और ये भी आता है सोशलिस्टिक कैटेगरी में ही। इसमें गवर्नमेंट ने सॉरी, इसमें क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो मैनेजमेंट बोर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें वर्कर्स को भी एज अ डायरेक्टर और एज अ वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी एज अ डायरेक्टर उस मैनेजमेंट में होने चाहिए। स्टेट्स को इस तरह के कानून बनाने चाहिए जिससे कि इस तरह के प्रोविजंस को आप बढ़ावा दे सकें। तो द स्टेट शेल टेक स्टेप बाय suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishment or other organizations engaged in any industry।
तो उसके किस जो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह या किसी और तरह की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर वर्कर्स वाला जो क्लास काम करता है, तो उनके जो मैनेजमेंट हैं उनमें वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए। इसी पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये केस था 1989 यानी 1989 का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया कि द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग कंपनीज Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970 is to empower the central government to make scheme for constitution of the board of directors so as to include representative of the employees and other specified categories। यानी कि जो भी बैंकिंग कंपनीज होती हैं, जब उनके बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, उनके बोर्ड को जो है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, बना रही है, तो उस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और अदर कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड करने के लिए प्रोविजन बना सकती है। ध्यान रखिएगा केस किसका था यहाँ पर, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का एक केस था, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वैसे आप अलग से भी पढ़ेंगे, ये लक्ष्मीकांत में पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। ये आर्टिकल आता है आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स में या फिर गांधीयन डीपीएसपीज में। इट वाज इंक्लूडेड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। गवर्नमेंट को प्रोविजंस लाने चाहिए। तो द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऑटोनॉमस फंक्शनिंग यानी इनको स्वायत्तता देनी चाहिए, उनको ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल यानी कि उन वो सोसाइटीज़ का जो फंक्शनिंग है वो लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर वोटिंग होनी चाहिए, मेंबर्स सिलेक्ट करे जाने चाहिए, टाइम टू टाइम इलेक्शंस उनमें होने चाहिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़ी हुई और भी चीज़ें हैं। देखिए आर्टिकल 19 के अंडर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अंडर आर्टिकल 19 जो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट। उसके बाद इससे जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11th बी में पूरा एक नया पार्ट इन्होंने जोड़ा जिसका नाम है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उस पार्ट का नाम है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और आर्टिकल कौन कौन से कवर होते हैं उसमें, 243ZH टू 243ZT तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़े हुए हैं। और 43 भी तो हमने ऐड ही करा। और ये सब काम किस में हुआ है, ये सारा काम हुआ है 97th अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसको ध्यान रखिएगा, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से सारे का सारा काम करा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डेफिनेशन यहाँ पर है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ यहाँ पर एक तो ध्यान रखिएगा वॉलेंटरी एसोसिएशन है, कोई फोर्सफुल एसोसिएशन नहीं है। ये अपनी मर्जी से लोग इसे बनाते हैं, 10 से 12 लोग इसमें आमतौर पर हो सकते हैं। कॉमन नीड्स हु जॉइन हैंड्स फॉर अचीवमेंट्स ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने अभी पीछे वो एग्जाम्पल लिया था ना, जैसे मान लीजिए औरतों ने मिलकर 10-12 औरतों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप लोग पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप लोग पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक्स में, वो एक एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। या 10 से 12, 15, 20 औरतों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि भाई हम सब मिलके जो है ये पापड़ बनाने का काम करेंगे या अचार बनाने का काम करेंगे, या इस तरह के घर के जो और छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं उनको हम सब मिलके बनाएंगे और उनको जाके हम मार्केट में सेल करेंगे, ताकि वो सभी औरतें जो हैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकें और अपने परिवार का रख रखाव अच्छे से कर सकें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के दायरे में लाई जा सकती हैं और सरकार को ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और ऐसी चीज़ों को ऑटोनॉमी देने के लिए काम करना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू मेंबर्स, उस सपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ होम, मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं। नोबडी जॉइन्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अर्न प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट जैसा ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती है, ये उनके जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। पीपल कम, ये नहीं होगा कि मान लीजिए मैं जाके कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दूँ, ठीक है, 10-12 लोगों को इकट्ठा करके। मैं एक बहुत बड़ा आदमी था, आई एम अ पर्सन ए, और मैं एक बहुत बड़ा आदमी था, मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी और मैं इन लोगों से काम करा रहा हूँ, इनके जरिए काम करा के मैं इनके सामान को बेच रहा हूँ मार्केट में जाके फॉर एग्जांपल, और इनको बना दिया मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनके आने वाले पैसे से मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये चीज़ जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का उल्लंघन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये उसका उल्लंघन हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी फिर। पीपल कम फॉरवर्ड एज अ ग्रुप, पुअर पूल देयर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए पूल देयर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यूटिलाइज देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड ड्राइव सम कॉमन बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना, ये टर्म जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पूल देयर इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो ऐसा ही होना चाहिए, वो सब मिलके अपने रिसोर्सेज को जोड़ेंगे और फिर उससे वो काम करके कुछ पैसा कमाएंगे, कुछ आगे अपना जो है रोजी रोटी कमाएंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।